हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल DN एजुकेशन अड्डा पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी और आप बहुत बेहतरीन होंगे और आने वाला जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए आप एकदम तत्पर रहिए, लगे रहिए, शानदार तरीक़ा से लगिए। इस बार किसी हाल में रिजल्ट ले लेनी है, नौकरी ले लेनी है। पिछला क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का सेगमेंट को देख रहे थे, उसमें संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसको लेके आएंगे डायरेक्ट आपका अरब के आक्रमण तक, और यानी कि मध्यकालीन के छोर तक, और कल से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कर दी जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कर दी जाएगी। और देखते हैं आज देखते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश देखते हैं हम लोग? राष्ट्रकूट वंश। नाम सुने में होंगे, नाम सुने भी होंगे राष्ट्रकूट वंश का। यह राष्ट्रकूट वंश 7वीं और 9वीं सदी के बीच के वंश से था। देखिए, इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। नाम याद रखना, इतना मानना। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। वातापी के चालुक्य वंश कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। अब देखो, किंतु इन्होंने चालुक्यों को पूरी तरह सफाया नहीं किया, जो इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हालांकि चालुक्यों को इन्होंने हराया, लेकिन कंप्लीटली उन्हें सफाया नहीं कर पाया। आओ, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत मालीकड़ को बनाया। मान्यखेत या मालखंड या मारीकर को बनाया। यह क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच है। मान्यखेत मारीकर। इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ, जिसने महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया। देखो कितना नोट करने वाली पॉइंट वाली बात है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। कहाँ है एलोरा कैलाश मंदिर? एलोरा कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आओ, अब देखो, इस वंश का अगला शासक ध्रुव बना। कौन बना इस वंश का अगला शासक? ध्रुव बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अब प्रश्न आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष ये हुआ कब था या हुआ क्यों था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। 100 वर्षों तक चला। इसमें सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों की हुई थी, किंतु अंतिम विजय प्रतिहार शासकों की हुई। इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच हुआ यह त्रिपक्षीय संघर्ष। किसको लेकर होता था? आज जानो आप, त्रिपक्षीय संघर्ष किसे लेकर होता था आज आप जानो। तो एक बात जान लेना कि त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर था। कन्नौज सामरिक दृष्टिकोण से सभी राजवंशों के लिए महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से कन्नौज पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल वंश तीनों हमेशा लड़ा करते थे। और अंत में जो जीत हुई प्रतिहारों की हुई, सर्वाधिक विजय जो हुई आपका राष्ट्रकूटों की हुई। वही राष्ट्रकूट वंश हम लोग पढ़ रहे हैं। इनमें सर्वाधिक पराजय पाल शासकों की हुई। तीनों हो गया। एक कौन सा हम लोग देखे अभी? राष्ट्रकूट राजवंश प्लस प्रतिहार राजवंश और तीसरा पाल वंश। इन तीनों के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर। आओ, इस वंश का अगला शासक अमोघ वर्ष हुआ। यह सबसे विद्वान शासक था। इसने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी तथा जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कवि राजमार्ग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अमोघ वर्ष ने लिखा। यह अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था और इसने जिनसेन नामक जैन साधु के संपर्क में आकर, तीर्थंकर के संपर्क में आकर जैन धर्म अपना लिया। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान कहे जाने वाले पंपपूर्ण रन रहते थे। अब देखो यहाँ कन्नड़ भाषा के
कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान कहे जाने वाले पंप, पुन और रन, ये त्रिविद्वान या कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, पंप, पुन और रन को। अमोघ वर्ष के दरबार में ये तीनों विद्वान रहते थे। अब देखो, शांति पुराण की रचना पुन द्वारा की गई। शांति पुराण की रचना पुन द्वारा की गई। इस वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। इसने तकोलम के युद्ध में चोल के शासक या चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। अब देखो, एक तरफ चोल राजवंश था, एक तरफ आपका राष्ट्रकूट राजवंश चल रहा था, एक तरफ पाल शासक चल रहा था, एक तरफ प्रतिहार चल रहा था। एक एक करके सबको हम लोग देख रहे हैं। तो तकोलम के युद्ध में इसने क्या किया कि चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। आगे देखो, इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तैलप द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दी। तैलप द्वितीय ने कर दी और चालुक्य वंश की पुनः स्थापना कर दी। अब देखो, तैलप द्वितीय का चालुक्य वंश कल्याणी का चालुक्य वंश कहलाया। कल्याणी का चालुक्य वंश कहलाया। इसके बारे में कल्याणी के चालुक्य वंश हो या वातापी के चालुक्य वंश हो या बेंगी के चालुक्य वंश हो, इन तीनों राजवंश के बारे में चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब आओ, पाल वंश। ये बंगाल का पाल वंश है, बंगाल का पाल वंश 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक। देखो, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। लगभग 750 के आसपास इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने किया था। पाल वंश का शासक बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। किस शाखा के? वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। आओ, पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में था। अभी बताया था हम आपको, पाल वंश का जो क्षेत्र का विस्तार था, एक्सपेंशन ऑफ पाल डायनेस्टी जो था, वह है आपका बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में था। पाल वंश का राजधानी मुंगेर थी। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। उन्होंने बिहार शरीफ नालंदा में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो, यही गोपाल ने बिहार शरीफ नालंदा में गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल हुए, जो कि सबसे प्रतापी शासक हुए पाल वंश का। इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए, किंतु इसकी पराजय हुई। इसी कारण पाल साम्राज्य का विकास रुक गया। अब देखो, कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके पहले राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे हम लोग। तो राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष और पाल वंश के शासक आपका समझ जाओ कि धर्मपाल और आपका प्रतिहार वंश, इन तीनों राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें पराजय सबसे अधिक पाल वंश के शासकों को देखने को मिला। अब धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तथा बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार की स्थापना की। बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार की स्थापना, महाविहार की स्थापना, और आपका भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। इस वंश का अगला शासक महिपाल हुआ। कौन हुआ? महिपाल हुआ। महिपाल ने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ किया, जिस कारण इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तब पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने। द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको माना जाता है महिपाल को। लिखना, इसने आदि दीपंकर नामक बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। नोट करते रहो इसको। किसने? अभी जो हम पढ़े हैं ना हम लोग, किसने? महिपाल ने। किसने? महिपाल ने, जिसे द्वितीय पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसी के काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण पाल वंश बिखर गया। अब देखो, एक तरफ वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक दूतमंडल तिब्बत भेजा और दूसरी तरफ चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ने
बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ये पूरा पाल वंश तितर बितर हो गया, बिखर गया। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल थे। इनकी मृत्यु के बाद पाल वंश का अंत हो गया। पाल वंश के स्थान पर बंगाल के क्षेत्र में सेन वंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? सेन वंश का उदय हुआ। अब देखो सेन वंश, ये भी बंगाल का क्षेत्र हो जाएगा, बंगाल का क्षेत्र हो जाएगा। इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था। इस वंश की राजधानी लखनौती नादिया बंगाल में थी, जो है नादिया बंगाल में है। इस वंश का अगला शासक विजय सेन हुआ, प्रतापी शासक था विजय सेन। अगला शासक उसके बाद लक्ष्मण सेन हुआ। इनके दरबार में लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव नामक विद्वान रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश का अंत भी हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो, परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने धारण की थी। लक्ष्मण सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया तथा इससे पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। ये कितना बढ़िया तथ्यात्मक बात है कि इसने पहली बार अभिलेख को हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। इसके पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा जाता था, अब उत्कीर्ण किया जाता था। अब आओ थोड़ा सा राजपूत राजवंश पर चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने मालवा के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, मालवा मध्य प्रदेश। इस वंश का दूसरा सबसे प्रभावशाली शासक वत्सराज था। सबसे प्रभावशाली शासक यही था, वत्सराज था। और इसी ने कन्नौज के लिए त्रिस्तरीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को अपने क्षेत्र में यह मिला लिया। क्या क्या? कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब देखो, एक तरफ तो हो जाएगा अमोघ वर्ष, ठीक है। दूसरे तरफ हो जाएगा धर्मपाल, ठीक है। और तीसरे तरफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा वत्सराज। ये क्यों लिख रहे हैं हम कि यह तीनों जो था ना आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों भाग लिया था। अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का। पाल वंश किस वंश का शासक था? तो यह पाल वंश का शासक था, पाल वंश का। वत्सराज किस वंश का शासक था? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक था। ये याद रखना एकदम। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच। राजा कौन कौन होगा इसमें? अमोघ वर्ष, धर्मपाल और वत्सराज। नेक्स्ट आओ। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक मिहिर भोज बना। किसका? गुर्जर प्रतिहार का, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दी। कन्नौज को अपनी पूर्णतः राजधानी बना दी, इसका मतलब जीत गया वो। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल बना। यशपाल के बाद यह भी वंश स्वतः धीरे धीरे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब आओ चंदेल वंश या जजाक भुक्ति वंश। यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इसे जजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक थे। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली को जन्म दिया। कितना बढ़िया बात है। चंदेल शासक ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में बेसर शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली क्षेत्र को मैंने ऐसे एक डिजाइन को जन्म दिया। बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं। मध्य भारत में बनने वाली अधिकांश मंदिरें बेसर शैली में बनी है, मध्य भारत में, मिडिल इंडिया में।
इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। इसने क्या किया? खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आओ। अब देखो, इस वंश का अगला शासक धंग था। ये प्रतापी राजा था। यह शिव को मानता था। इसने खजुराहो में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसे कंदरिया महादेव के नाम से जाना जाता है। अभी पूछता है कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया? राजा धंगदेव ने करवाया। और कंदरिया महादेव में किस भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है पहले से? तो शिव भगवान का। किसका? भगवान शिव का हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति है, जो कि सबसे बड़ी नंदी बैल की प्रतिमा बताई जाती है। किस मंदिर के प्रांगण में? तो कंदरिया महादेव के नाम से जो जाना जाता है, शिव मंदिर के प्रांगण में। राजा धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली और अपने प्राण को त्याग दिया। अब आओ नेक्स्ट। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विद्याधर हुआ। किस वंश का? अभी चल रहा है ना, किस वंश का? थोड़ा दिमाग लगाओ तो किस वंश का? बताओ तो किस वंश का? जुजाक भुक्ति वंश, जुजाक भुक्ति वंश या चंदेल वंश? अभी चल रहा है ना, जुजाक भुक्ति वंश या चंदेल वंश। अब देखो, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विद्याधर था, जिसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने महमूद गजनवी का सामना नहीं किया बल्कि डर से भाग गया। ठीक है, किया, मार दिया था। महमूद गजनवी का सामना नहीं किया और डर से भाग गया। देखो एंट्री हो रहा है अब उधर से, अरबों का आगमन, धीरे धीरे एंट्री हो रहा है। अब देखो, विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक विरोध किया, और इस वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव था, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अल्हार उदल, नाम सुने होंगे आप। अल्हार उदल दोनों भाई परमर्दिदेव का सेनापति था। अल्हार उदल के कहानी का जो है, अल्हार उदल ये दोनों भाई परमर्दिदेव का सेनापति था, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते समय दोनों की मृत्यु हो गई। अब कुछ छोटे राजवंश देख लेते हैं, जैसे पूर्वी गंग वंश, यह उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में था। इस वंश का संस्थापक आनंद वर्मन था, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये पूर्वी गंग वंश का शासक था कौन? आनंद वर्मन, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस वंश का शासक नरसिंह देव ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया और उसे बनवाया। अब देखो, पूर्वी गंग वंश के बारे में इतना फैक्ट है। अब नेक्स्ट आओ। अब देखो, काकतीय वंश, तेलंगाना, यह तेलंगाना के क्षेत्र में एक छोटा सा राजवंश था। इसके संस्थापक बीटा प्रथम थे। कौन थे? बीटा प्रथम थे। इस वंश का अगला शासक रुद्र प्रथम बना। इसने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया। अब देखो, इस वंश का अगला शासक प्रताप रुद्र देव था, जिसके शासनकाल में ही मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आक्रमण किया था। अब देखो, इसने बिना लड़े उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर लगाकर तथा कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया, ले जाओ। इसके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इस वंश पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब आओ नेक्स्ट। अब देखो, होयसल वंश। कौन वंश? होयसल वंश। ये यादव वंश के सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक हैलीवीड कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का संस्थापक विष्णु वर्मन था। कौन था? विष्णु वर्मन था। इन्होंने बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर बनवाया। ये पूछता है, बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर है, किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। इस वंश का अंतिम शासक बीरबलाल तृतीय था। कौन था? बीरबलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने पराजित कर दिया और यह वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
अब कश्मीर का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी संस्कृत के कलहड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से मिलती है। कलहड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से मिलती है। अब देखो राज तरंगिणी, यह ऐसा संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास के बारे में लिखने की कला पहली बार प्रयास किया गया। मतलब सीरियल बाय सीरियल क्रमवार इसमें लिखा गया। लोहार वंश का हर्ष स्वयं एक कवि था और कई भाषाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता था। इसके दरबार में कलहड़ नामक विद्वान रहते थे। हर्ष किस वंश का है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये लोहार वंश का राजा था हर्ष। इसी के दरबार में कलहड़ नामक विद्वान रहते थे। नेक्स्ट, इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। इन्हीं के काल में राज तरंगिणी पुस्तक पूर्ण हुई। इसके बाद कश्मीर पर यवन आक्रमण शुरू हो गया। यवन, हिंद यूनानी, शक पहलव, यवन, हिंद यूनानी, हिंद यवन आक्रमण शुरू हो गया। यवन आक्रमण के बाद कश्मीर तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया। सबसे योग्य तुर्क शासक जैनुल आबदीन था। कश्मीर का अकबर भी इसे कहा जाता है। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अब देखो, मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण की शैली। मूर्ति बनाने की जो शैली थी उस समय गंधार शैली थी, मथुरा शैली थी और अमरावती कला शैली थी। तीन ही शैली का विकास भारत में हुआ। अब देखो, गंधार शैली का विकास पश्चिमी भारत में हुआ। रंग इसका काला होता था। वंश कुषाण वंश के शासक थे। धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित था। अवस्था योग था। संकेत चिंता था। एकदम माने साइडो, एकदम उदास। स्थान भारत। अब देखो, मथुरा उत्तर भारत। लाल इसका रंग था। कुषाण वंश का शासक थे। बौद्ध और जैन प्लस हिंदू तीनों आएगा इसमें। आशीर्वाद अवस्था, प्रसन्नता इसका संकेत था। अमरावती दक्षिण भारत। सफेद रंग का इसका मंदिरों का निर्माण शैली था। सातवाहन वंश बनवाए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसकी अवस्था ग्रुप में था और कहानी के रूप में यह संकेत करता है। अब स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर आर्ट। भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अब देखो, भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की शैली जो है वह किस प्रकार है, तो मौर्य काल से प्रारंभ होती है और गुप्त काल तक अपने चरम पर होती है। मंदिरों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की ही देन है। अब देखो, मंदिरों का वर्तमान गुप्त काल का ही देन है, जिसमें है कि 3 भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन है तो जान लीजिए। एक नागर शैली है, दूसरा विमानन शैली या द्रविड़ शैली है, तीसरा बेसर शैली है। क्लियर? अब देखो, नागर शैली की मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलती है। अब देखो, ये मंदिर जो है ना उत्तर भारत की है और यह है नागर शैली में। किसमें है? नागर शैली में है। नागर शैली में है। अब देखो ये आमलक है, मंडप है, शिखर है, गर्भगृह है, ये चबूतरा मंच है। ये मंदिर स्थापत्य की ये नागर शैली है। थोड़ा सा अंतर इसमें दिखेगा। अब नेक्स्ट आओ। अब देखो, यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलते हैं। नागर शैली के मंदिर का जो गुंबद होता है वह नीचे चौड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है पतला होते जाता है। यह गुंबद रेखीय होता है जिसे शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर एक रिंग बना दिया जाता है जिसे आमलक कहा जाता है और आमलक के ऊपर एक कलश रखा जाता है और कलश के बगल में एक ध्वज रखा जाता है। क्लियर? नागर शैली की मंदिर कभी भी अकेली नहीं होती थी। इसे 5 मंदिर के ग्रुप में बनाया जाता था, इसीलिए इसे पंचायतन शैली भी कहा जाता है। 5 मंदिर को ग्रुप में इससे बनाया जाता था, इसीलिए इसे पंचायतन शैली भी कहा जाता है। इस मंदिर के चारों ओर 4 दीवारी नहीं रहती थी। यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं होता था, क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है और मंदिरों में कोई भव्य द्वार नहीं होता था। एक शाखा गुजरात में भी है जिसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है। अब देखो, विमानन शैली या द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में हुआ। दोनों दक्षिणी राजवंश है, चोल
और पल्लव काल। अब देखो यही तो है, ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। देखो इसका आकार, रूप, रंग। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इसीलिए इस शैली में निर्मित मंदिर के आसपास तालाब होते थे। उधर की नदियां जो है सदा वहित नहीं है, वह उधर की नदियां जो है आपको समझ जाइए कि माने पानी की उधर कमी है, जिसकी वजह से मंदिर के आसपास तालाब बनाए जाते थे। अब देखो यह शैली कृष्णा नदी से लेकर पूरे दक्षिण भारत में है। इस शैली में भव्य मुख्य द्वार होते थे, जिसे हम लोग गोपुरम या गोपुरा भी कहा जाता था। मुख्य द्वार के कारण ही वहाँ चार दीवारी बनी होती थी। यह मंदिर पंचायतन शैली में ही था। मंदिर बीच में रहती थी। इस शैली की मंदिर सीढ़ीनुमा होती थी और सीढ़ीनुमा को ही विमानन शैली कहा जाता था। इसी कारण इस शैली को विमानन शैली या समझ जाओ कि द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अब बेसर शैली, नेक्स्ट बेसर शैली। अब देखो बेसर शैली, यह शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिश्रण है। अब देखो ये बेसर शैली है। यह शैली विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक मिलता है। विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक मिलता है। इसमें खुले प्रदक्षिणा पथ होता है और मंडप बहुत सुसज्जित, माने मंडप खूब शानदार सजावट के रूप में होता है। अब देखो थोड़ा सा राजपूत काल पर ध्यान दें। राजपूत काल 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, या पूर्व मध्य काल 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। राजपूत वंश के उदय के बारे में चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है कि इस पुस्तक के अनुसार माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत पर या माउंट आबू चोटी पर एक अग्नि कुंड या हवन कुंड से 4 वंशों का उदय हुआ, जो निम्नलिखित है। प्रतिहार वंश, इसके बारे में तो पढ़िए लिए हम लोग। परमार चालुक्य वंश के बारे में पढ़ लिए। चौहान वंश, इन 2 के बारे में पढ़ लिए हैं। 2 गो अभी वर्तमान में पढ़ना है। अब आओ देखो प्रतिहार भी है, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। परमार है, देखो यह वंश मध्य प्रदेश मालवा के क्षेत्र में था। इस वंश के शासक उपेंद्र थे। कौन थे? परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। इस वंश का सबसे योग्य शासक राजा भोज था। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, वही है राजा भोज। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था, सेंटर था। इस काल में धारा नगरी में एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। नेक्स्ट आओ, आप देखो इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। इस काल में धारा नगरी में एक विशाल, अभी देखबे कि सरस्वती मंदिर की स्थापना की गई। अब देखो इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ। परमार वंश में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ। अंततः इस क्षेत्र पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। अब देखो गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, घबराना मत। इसमें जो भी फैक्ट है ना, उसको एकदम कॉपी में ऐड कर लेना। अब कभी भी एग्जाम देने जाना तो थोड़ा सा इसको रिवीजन करके देख कर चला जाना, पेपर बहुत शानदार जाएगा। गुजरात का सोलंकी वंश, यह वंश गुजरात के क्षेत्र में था। इसके संस्थापक मूल राज थे। इस वंश का शासक भीम द्वितीय के सामंत बिमल शाह थे। यही बिमल शाह ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। है देखिए, इन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। अब देखो महमूद गजनवी ने भीम प्रथम के काल में ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अब देखो महमूद गजनी ने भीम प्रथम के शासन काल में ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। भीम प्रथम के सेनानायक बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखो इस वंश का प्रतापी शासक भीम द्वितीय था, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था। भीम प्रथम के समय में 1025 में 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनी का हुआ
अब उसके बाद से 1178 में मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने हराया। अब देखो यह मोहम्मद गोरी को भारत में प्रथम पराजय थी। अंततः इस वंश पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार अंत में हो गया। अब आओ चौहान वंश। इस वंश का उदय जंगल देश में हुआ, जिसे बाद में सपादलक्ष 1.25 लाख गांव कहा गया। इसकी राजधानी अही क्षेत्र थी। कहाँ थी? अही क्षेत्र थी। इस वंश का संस्थापक वासुदेव सिंह राज थे। इस वंश का सबसे योग्य शासक अरुणोराज थे, जिसके दरबार में संस्कृत के विद्वान विग्रह राज चतुर्थ एवं विशल देव रहते थे। इन्होंने हरिकेली नामक ग्रंथ की रचना, संस्कृत नाट्य की रचना लिखा। इस वंश का अगले शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान राम पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राम पिथौरा भी कहा जाता है। अब देखो पृथ्वीराज को राम पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पिता सोमेश्वर तथा माता संरक्षिका कर्पूरी देवी थी, जो त्रिपुरी के कलचुरी राजा अमल राज की पुत्री थे। कितना शानदार फैक्ट है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जैनक, चंद्रवरदाई, विश्वरूप, बागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति, गौंड, असाधर तथा पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान रहते थे। इतने विद्वान रहते थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध विद्वान इसमें कौन है? चंद्रवरदाई। इसकी एक पुस्तक है क्या? पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णित किया गया है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया। इन्होंने जयचंद के साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में मिलकर मोहम्मद गोरी को पराजित किया। किसने? जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया। लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। नेक्स्ट आओ। पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने जयचंद की बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लिया और उससे विवाह कर लिया, जिस कारण जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय चौहान एक दूसरे के विरोधी हो गए। जयचंद ने मोहम्मद गोरी से मिलकर तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को या पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। हालांकि करने का प्रयास किया, हुआ नहीं था, लेकर चला गया गौर प्रदेश। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना मानी जाती है। मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में चंदौर के युद्ध में जयचंद की हत्या कर दी। किसकी हत्या? जयचंद की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। अब इसके बाद से हम लोग आएंगे अगले क्लास में भारत के या मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, लगातार लगे रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।